तो हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया एमएससी की ट्रेनिंग लाया हूँ। एक की रिक्वायरमेंट आई थी, मुझे एक का कमेंट आया था कि एमएससी ट्रेनिंग के ऊपर भी आप कुछ वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एमएससी ट्रेनिंग बाय ऑटोमोटिव टूल्स नॉलेज। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो देखिए, ये जो ट्रेनिंग लाया हूँ मैं वो बेस है AIAG कोर टूल्स के ऊपर, राइट। सो AIAG का आप देखेंगे राइट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये ब्लू कलर की बुक्स आती हैं, मैनुअल्स आते हैं, तो इसको आप ख़रीद सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सो इसके बेस पे मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। तो यहाँ पे जो एडिशंस की बात की जाए तो अभी तक लेटेस्ट एडिशन 4th एडिशन है, जो कि जून 2010 को रिलीज़ किया गया था। सो आपको फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एडिशन आपका 1990 में AIAG ने पब्लिश किया था। लेटेस्ट एडिशन ही आपको रिफ़र करना है, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन ही ऑटोमोटिव कंपनीज या ऑटोमोटिव कस्टमर की डिमांड होती है या रिक्वायरमेंट होती है। सो आइए समझते हैं एमएससी क्या होता है। सबसे पहले आपको एक प्रोसेस समझना होगा। प्रोसेस क्या है आप सबको पता होगा। प्रोसेस मतलब क्या होता है कि इनपुट को आउटपुट को कन्वर्ट करना। कुछ इनपुट आएगा और वो कुछ आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि हमारे रॉ मटेरियल आते हैं, और रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करते हैं, असेंबली करते हैं, उसके बाद कुछ अलग आउटपुट बनता है। ऐसे ही एमएससी क्या है, एमएससी भी एक प्रोसेस है जहाँ पे इनपुट्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वाइप, इनको हम बोलते हैं स्वाइप, इसको अलग से नाम दे सकते हैं स्वाइप। अगर मैं इसको यहाँ पे अलग से मेंशन करना चाहूँ तो इसको बोल सकते हैं हम स्वाइप। SWIPE, स्वाइप, राइट। तो स्वाइप क्या हो गया, स्वाइप आपका हो गया इनपुट, स्वाइप आपका हो गया इनपुट, ठीक है जी। स्वाइप S फॉर स्टैंडर्ड, W फॉर वर्कपीस, I फॉर इंस्ट्रूमेंट, P फॉर पर्सन एंड सेकंड P फॉर प्रोसीजर एंड E फॉर एनवायरनमेंट। सो स्वाइप आपके एमएसए में इनपुट्स होते हैं। आपको स्टैंडर्ड भी चाहिए, आपको पार्ट भी चाहिए होगा, आपको इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए होगा, आपको पर्सन भी चाहिए होंगे, आपको प्रोसीजर भी चाहिए होगा, और आपको एनवायरनमेंट भी चाहिए होगा। अगर कहीं एनवायरनमेंट मेंशन नहीं है तो इसका मतलब आपको डिफ़ॉल्ट कंडीशन 20 डिग्री सेल्सियस लेके चलना है। सो ये गिवन है एमएसए की मैनुअल में कि डिफ़ॉल्ट कंडीशन क्या होगी आपकी 20 डिग्री सेल्सियस, +- 1 और 2 डिग्री आप रख सकते हो। सो स्वाइप्स क्या हो गए, आपके इनपुट्स हो गए, राइट। सो ऐसे ही आपका इनपुट से क्या आएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा। इनपुट से क्या आपका आ जाएगा, आउटपुट। सो आउटपुट क्या होगा आपका, आउटपुट एमएसए का हो गया मेजरमेंट रिजल्ट्स या उसका एनालिसिस। सो रिजल्ट्स क्या होंगे आपके, आउटपुट्स ऑफ एमएसए। चलिए चलते हैं आगे। एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड मेजरमेंट सिस्टम। एक अच्छे मेजरमेंट सिस्टम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं एडिक्वेट डिस्क्रिमिनेशन, जिसको रिजोल्यूशन भी बोला जाता है। एक अच्छा प्रोसेस स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में हो, एक्यूरेसी हो और प्रिसाइज हो। सो एक अच्छे मेजरमेंट सिस्टम की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एडिक्वेट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोसेस स्टैटिस्टिकल कंट्रोल्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सो आइए इन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन या रिजोल्यूशन, आपने ये वर्ड काफ़ी सुना होगा, आपने ये रूल भी सुना होगा कि 1/10 कर देते हैं, 1/10 करते हैं। सो डिस्क्रिमिनेशन और रिजोल्यूशन दोनों ही एक ही वर्ड है, दोनों कोई अलग नहीं है। दोनों चाहे तो आप डिस्क्रिमिनेशन यूज़ कर लीजिए, चाहे तो आप रिजोल्यूशन यूज़ कर लीजिए। सो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो आपका 1/10 रूल होता है। मतलब कि आप अपने प्रोसेस के वेरिएशन को फाइंड आउट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। आपका जो सिस्टम है, आपका जो मेजरमेंट सिस्टम है, वो आपका वेरिएशन को कैप्चर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे कि हमने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है 10 ± 0.1। ये हमने एक डायमेंशन ली है 10 ± 0.1 mm। सो टोटल टॉलरेंस क्या होगी आपकी, प्लस और माइनस में 0.1 है, तो लोअर साइड भी 0.1 जा सकता है, हायर साइड भी 0.1 जा सकता है। सो टोटल कितना हो गया
0.2 mm आपकी टोटल टॉलरेंस, जिसको हम टीटी बोल सकते हैं। टोटल टॉलरेंस कितनी होगी? 0.22 mm। सो अकॉर्डिंग टू 1/10th रूल ऑफ MSA गिवन इन 4th एडिशन मैनुअल, ये हो जाएगा 1/10th को डिवाइड करेंगे 0.2 से, तो ये हो जाएगा 0.02 mm। इसका मतलब क्या है? आपका जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करोगे इस पार्ट को चेक करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो 0.202 से कम होना चाहिए। ये जो आपका 1/10 से जो वैल्यू आएगी उससे आपका लीस्ट काउंट है कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपके प्रोसेस में वेरिएशंस को कैप्चर नहीं कर पाओगे। सपोज फॉर एग्जांपल इसी केस स्टडी में हम देखते हैं कि मान लीजिए आपकी जो रीडिंग है 10.08 आई, तो 10.08 को इंस्ट्रूमेंट कैप्चर नहीं कर पाएगा। सो इंस्ट्रूमेंट या तो उसको 10.1 बताएगा या 10.2 बताएगा। सो ओके को एनजी बोल सकते हैं, एनजी को ओके बोल सकता है वो इंस्ट्रूमेंट। सो प्रोसेस का वेरिएशन को कैप्चर नहीं कर पाएगा, ये डिफिकल्टी आएंगी। इसीलिए हर इंस्ट्रूमेंट का जो भी पार्ट आप चेक कर रहे हो, जो भी डायमेंशन आप चेक कर रहे हो, वो इंस्ट्रूमेंट की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिस्क्रिमिनेशन रूल को फॉलो करे। जो भी डायमेंशन का टोटल टॉलरेंस का प्लस 1/10th रूल से लीस्ट काउंट आपके इंस्ट्रूमेंट का कम आता है, उसी इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट करना है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट। सो ये सेकंड टाइप की करेक्टरिस्टिक है जो बताती है कि आपका प्रोसेस स्टैटिस्टिकल कंट्रोल होना चाहिए। इस प्रोसेस को मैंने अपने एसपीसी वीडियो में भी ऐड किया है, जिसका मीनिंग है कि आपका प्रोसेस कंट्रोल होना चाहिए। प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है? कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे, या आपके यहाँ ऑडिटर आता है या कोई इंटरव्यू में आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज़ प्रोसेस कंट्रोल? सो प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है? आपके प्रोसेस में देखिए, हर इंडस्ट्री में दो टाइप की वेरिएशंस को कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वेरिएशंस को दो भाग में डिवाइड कर दिया है। वन इज स्पेशल कॉस्ट ऑफ वेरिएशन, सेकंड इज कॉमन कॉस्ट ऑफ वेरिएशंस। सो कॉमन कॉस्ट ऑफ वेरिएशंस किसे बोलते हैं? कॉमन कॉस्ट ऑफ वेरिएशन जो कि आपके प्रोसेस में इनहेरेंटली प्रेजेंट हैं, जैसे कि फॉर्म, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, इनमें जो भी वेरिएशंस प्रेजेंट है वो होते हैं कॉमन कॉस्ट। अब स्पेशल कॉस्ट ऑफ वेरिएशंस क्या होते हैं? जो कि आपके प्रोसेस में सडनली चेंज हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मशीन ब्रेकडाउन हो गया, टूल ब्रेकडाउन हो गया, आपने कोई लोकल से टूल लेके आए और चलाने लग गए, सो वो होता है स्पेशल कॉस्ट ऑफ वेरिएशंस। सो कॉमन कॉस्ट आपके 100% रहेंगे, आप उनको रिड्यूस कर सकते हो, 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, लेकिन स्पेशल कॉस्ट को कर सकते हो। ठीक है। सो आपको आपका प्रोसेस स्टैटिस्टिकल कंट्रोल या प्रोसेस कंट्रोल किसे कहा जाएगा? अगर आप अपने प्रोसेस में स्पेशल कॉस्ट को कंप्लीटली रिमूव कर देते हो, मतलब कि दो टाइप के वेरिएशंस थे, स्पेशल कॉस्ट और कॉमन कॉस्ट। अगर स्पेशल कॉस्ट को खत्म कर दिया, जीरो कर दिया, और सिर्फ आपके प्रोसेस में सिर्फ कॉमन कॉस्ट और प्रोसेस वेरिएशन है, इसका मतलब वो प्रोसेस स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है या प्रोसेस कंट्रोल है। सो प्रोसेस कंट्रोल को कैसे पता करोगे? अब आप किसी कंपनी में गए, आप वहाँ कैसे देख सकते हो कि वो प्रोसेस कंट्रोल है या नहीं? सो सबसे अच्छा एग्जांपल है कंट्रोल चार्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कंट्रोल चार्ट। सो आप जानते हैं कंट्रोल चार्ट लगभग मोस्ट ऑफ ऑटोमोटिव कंपनीज में प्लॉट किए जाते हैं। सो कंट्रोल चार्ट में 8 रूल्स हैं, जिसको हम एसपीसी या अलग से एक वीडियो में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो वो 8 रूल्स होते हैं, डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। वो 8 रूल्स अगर उसमें नहीं है, अगर वो 8 रूल्स आपके कंट्रोल चार्ट में एप्लीकेबल नहीं हो रहे, इसका मतलब आपका प्रोसेस स्पेशल कॉस्ट एलिमिनेट कर चुका है। आपके प्रोसेस में स्पेशल कॉस्ट नहीं है, और जैसे ही आपके प्रोसेस में स्पेशल कॉस्ट नहीं है, सिर्फ कॉमन कॉस्ट ही है, इसका मतलब प्रोसेस आपका कंट्रोल है। ये होता है प्रोसेस कंट्रोल। So if the process is having only common cost of variation and zero special cost of variation, then the process is known as control process. I hope काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होती है एक्यूरेसी एंड प्रिसीशंस की। सो एक्यूरेसी मतलब क्या हो, ये देखिए सेंटर पे, जैसे हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग ये गेम भी खेलते थे गन से। सो एम टारगेट के ऊपर सेंटर पे वैल्यू जो आती हैं वो एक्यूरेट होती हैं, और प्रिसाइज मतलब कितनी वैल्यू आ रही हैं, जैसे कि हम फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे आपकी सारी वैल्यू एक ही जगह आ रही है, इसका मतलब प्रिसाइज है ये। मतलब आपको 10 चांस मिल रहे हैं फायरिंग करने के, तो 10 के 10 जो फायरिंग से आपने एक ही जगह पे निशाना लगाया है, मतलब आपका जो निशाना है फैल नहीं रहा है, इधर उधर नहीं फैल रहा है, सिर्फ एक ही जगह पे आपका निशाना लग रहा है। सो इस प्रोसेस इसको बोलते हैं प्रिसाइज। बट ये एक्यूरेट नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं? क्योंकि ये सेंटर से दूर है। सेकंड में चलते हैं, आप देखेंगे ये प्रोसेस में आप जब निशाना लगा रहे हो, फायरिंग कर रहे हो, तो अलग अलग जगह पे आ रहा है, 10 के 10 रीडिंग्स आपके अलग अलग आ रहे हैं, तो ये प्रोसेस आपका प्रिसाइज भी नहीं है और सेंटर से दूर है, इसका मतलब एक्यूरेट भी नहीं है। थर्ड पे चलते हैं, तो ये देखेंगे आप, ये काफ़ी हद तक सेंटर के नज़दीक है, इसका मतलब ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं, क्योंकि हर बार आपका रिपीटेशन जो है अलग अलग वैल्यूज पे फॉल कर रहा है। और जो लास्ट है ये आपका हाईली एक्यूरेट और हाईली प्रिसाइज है, क्योंकि आपने 10 की 10 जो फायरिंग की है आपने एक ही लोकेशन पे की है और सेंटर पे की है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलेंगे हाईली प्रिसाइज एंड हाईली एक्यूरेट प्रोसेस। सो हमारा एम होता है कि हम हाईली प्रिसाइज और हाईली एक्यूरेट डाटा को कैप्चर करें और अपने प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाएं। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं एमएसए क्यों जरूरी है। क्या आप सबको पता है एमएसए पहले किया जाता है या एसपीसी किया जाता है? प्लीज़ कमेंट कीजिए कि एमएसए पहले किया जाएगा या एसपीसी पहले किया जाएगा। सो यहाँ पे ये हमें समझना ज़रूरी है कि एमएसए क्यों करना चाहिए। तो आप देखेंगे एक्चुअल प्रोसेस कौन सा है, ये एक्चुअल प्रोसेस मेरा ये है, एक्चुअल प्रोसेस मेरा ये फॉलो हो रहा है। लेकिन जब मैं वैल्यूज़ को प्लॉट कर रहा हूँ, जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो आफ्टर ऑब्जर्वेशन मेरा जो ग्राफ है वो ये गया है, ये आप देखिए एक्चुअल मेरा ये है, लेकिन आपका ये जा रहा है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, राइट। तो ये जो प्रोसेस है आपका ऑब्जर्व प्रोसेस, इसको समझने के लिए एमएसए करना है। मतलब कि अगर आपके मेजरिंग में वेरिएशन होंगे, मेजरमेंट में वेरिएशंस बहुत होंगे, तो उससे क्या होगा, आपका प्रोसेस कैपेबिलिटी सही नहीं दिखेगा। जैसे कि हर कंपनी में आप सीपीसीपी के, पीपीपीपी के आप अपनी कैलकुलेट करते हो, तो सीपीसीपी के को जब कैलकुलेट करते हैं तो कई बार देखा है कि हमारा सीपीसीपी के 1.33 या 1.67 नहीं आ रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जनरली हम लोग अटैक करते हैं मशीन पे, मशीन में छेड़छाड़ कर देंगे, मशीन में आप अपने टूल्स को अपग्रेड कर दोगे, आप प्रोसेस को और जो स्क्रूज बोल्ट है उनको और टाइट कर दोगे। सो वो क्या है, वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो अननेसेसरी का आप उसमें काम कर रहे हो मशीन में। आपको काम कहाँ करना चाहिए, आपको काम मेजरमेंट में करना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कई बार क्वालिटी की जो पर्सन है वो बार बार हाईलाइट करते हैं प्रोडक्शन को कि भाई ये मेरा प्रोसेस कैपेबिलिटी अचीव नहीं हो रहा है, प्लीज़ मशीन को चेंज करो, प्लीज़ मशीन में इम्प्रूव करो। और उससे क्या है, कई बार प्रोडक्शन इंजीनियर्स, प्रोडक्ट सुपरवाइजर फ्रस्ट्रेट होकर वो काम कर देते हैं, जिससे कि वो एक नई और प्रॉब्लम बन जाती है। सो ऐसा ना कीजिए। सबसे पहले आप अपने एमएसए को ठीक कीजिए। मेरे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। सो मैंने आज तक एक भी ऐसी कंपनी नहीं देखी जहाँ पे एमएसए रियल में किया जा रहा हो। सो एमएसए आपको रियल में करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका एक्चुअल प्रोसेस एग्जाम्पल सीपीसीपी के 1.85 है, लेकिन आपका एमएसए खराब है। एमएसए खराब होने से क्या होगा, सीपीसीपी की वैल्यू आपकी 1.45 आएगी। आपकी आनी कितनी चाहिए, 1.85, आ कितनी रही, 1.45। अब क्या करोगे, आप मशीन को छेड़छाड़ करोगे। करना क्या चाहिए था, जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है, जिन्होंने रीडिंग ली है, उनका एमएसए ठीक करना है हमें, राइट। सो एमएसए बहुत जरूरी है। एमएसए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स, और एमएसए आपका पहले ही करना चाहिए।
बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ कैपेबिलिटी, राइट। सो अगर मैं इसको मोटा मोटा देखूं इंडस्ट्री में, टोटल वेरिएशन क्या हुआ, टोटल वेरिएशन आपका एसपीसी प्लस एमएसए होगा। ये एसपीसी प्लस एमएसए नहीं होता, एक्चुअल में प्रोसेस वेरिएशन प्लस मेजरमेंट वेरिएशन होता है, बट इसको मैं एक सिंपल समझाने के लिए यहाँ पे बता दिया है एसपीसी प्लस एमएसए। सो अगर मैं इस फॉर्मूले को चेंज करूं तो टोटल वेरिएशन माइनस एसपीसी इक्वल टू एमएसए। सो अगर आपका एमएसए ज्यादा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे टोटल वेरिएशन में अगर आपका एमएसए बढ़ रहा है, आपका एमएसए ज्यादा हो रहा है, तो आपका एसपीसी क्या आएगा, कम आएगा। सो एक्चुअल प्रोसेस कैपेबिलिटी को देखने के लिए एमएसए बहुत जरूरी है। सो वी हैव टू रिड्यूस एमएसए टू गेट एक्चुअल एसपीसी। सही एसपीसी, सही सीपीसीपी के वैल्यू को बताने के लिए एमएसए करना बहुत जरूरी है, और यही कारण है कि एमएसए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। अब आप यहाँ पे देखेंगे इफेक्ट ऑफ एमएसए ऑन प्रोसेस। यहाँ पे आप पहले में देखेंगे कि जो ये ग्राफ है एक्चुअल में ओके है, पार्ट आपके ओके हैं, आपका कैपेबिलिटी स्टडी ओके है, बट आपने ऑब्जर्वेशन ड्यू टू एमएसए एरर आपका क्या हुआ, पार्ट को आप नॉट ओके बोल रहे हो क्योंकि कुछ एरिया आपका अपर स्पेक से आउट जा रहा है। सेकंड केस में आप देखेंगे पार्ट आपका एनजी है बट फिर भी आप उसको ओके बोल रहे हो, राइट। सो ऐसे केसेस को दो टाइप के एरर में बताया जाता है। एमएसए के दो एरर होते हैं जिनको हम अल्फा एरर और बीटा एरर भी बोलते हैं। अल्फा एरर कौन से होते हैं, अल्फा एरर मतलब फर्स्ट टाइप एरर, जिनको बोला जाता है ओके पार्ट को एनजी बोलना। आपका पार्ट ओके है लेकिन फिर भी आप एनजी कर रहे हो। और बीटा एरर कौन से एरर होते हैं, जिनमें एनजी पार्ट को आप ओके पार्ट बोल रहे हो। तो बीटा एरर बहुत ही खतरनाक एरर होते हैं। अल्फा एरर में आप इंटरनल रिएक्शन बढ़ा सकते हो जो कि कुछ हद तक एक्सेप्टेबल होता है क्योंकि इंडस्ट्री में कस्टमर को इफेक्ट नहीं जा रहा है, लेकिन बीटा एरर में आपका कस्टमर को इफेक्ट जाएगा। एनजी पार्ट ओके पार्ट आप कहोगे तो वो कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर कंप्लेन करेगा, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होगा, राइट। सो आप देख सकते हैं एमएसए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना ज़रूरी है आपके सही एरर को पता करने के लिए, आपकी सही कैपेबिलिटी को पता करने के लिए आपका एमएसए करना बहुत जरूरी है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। सो कैलिब्रेशन, देखिए एमएसए में सिर्फ कैलिब्रेशन नहीं आता है, एमएसए मतलब आपका एक सिस्टम होता है। ये बहुत ज़रूरी है समझना क्योंकि नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं एमएसए मतलब इंस्ट्रूमेंट सही है या गलत है, इसको मान के चलते हैं, बट कि ये नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंट सही है या गलत है इसके लिए हम कैलिब्रेशन करते हैं। एमएसए में हम सिस्टम को देखते हैं, मतलब कि आपका इंस्ट्रूमेंट, आपका जो स्वाइप हमने देखा था, इंस्ट्रूमेंट मेथड, आपके जो लोग हैं जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पूरा सिस्टम का आ जाता है, सिस्टम एरर आता है। कैलिब्रेशन का जो मतलब होता है बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट को सही या गलत बताता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है सही वैल्यू बता रहा है या गलत बता रहा है। सो हम लोग किसी मास्टर से उसको चेक करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। सो जब भी आप कैलिब्रेशन करें तो कैलिब्रेशन में ट्रेसेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ट्रेसेबिलिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से होनी चाहिए। सो हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड हैं जैसे कि ISO 17025 स्टैंडर्ड है जिसमें कैलिब्रेशन के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसको हम उसके ऊपर भी एक ट्रेनिंग मैनुअल्स बना सकते हैं। सो देखेंगे नॉर्मली हम लोग कैलिब्रेशन कहाँ से करवाते हैं, हम लोग कैलिब्रेशन आउटसोर्स लैब से करवाते हैं। सो आउटसोर्स लैब जो हैं वो एक्रीडेटेड होनी चाहिए। उनके जो मास्टर हैं जिससे उन्होंने हमारे इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया है वो मास्टर नेशनल लेबोरेटरी से कैलिब्रेट होने चाहिए। नेशनल लेबोरेटरी कहाँ है, नेशनल लेबोरेटरी इंडिया की NPL है जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। सो न्यू दिल्ली NPL की जो मास्टर्स हैं वो कहाँ चेक होनी चाहिए, वो BIPM जो कि फ्रांस में है। BIPM कहाँ है, फ्रांस में। फ्रांस में आपका कैलिब्रेटेड होना चाहिए। सो कुछ फ्रीक्वेंसी रहती है, हर इंस्ट्रूमेंट की कुछ फ्रीक्वेंसी रहती है, उस फ्रीक्वेंसी में वो उससे मास्टर को कैलिब्रेट करते हैं, राइट। सो एमएसए सिस्टम की अगर बात करें, एमएसए सिस्टम में बेसिकली लोकेशन और स्प्रेड में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दो टाइप से। एमएसए सिस्टम क्या है, एक तो वन इज लोकेशन वाइज, वन इज स्प्रेड वाइज। लोकेशन में क्या क्या आता है, लोकेशन में आपका बायस आता है, लीनियरिटी आती है और स्टेबिलिटी आता है। स्प्रेड में क्या क्या आता है, आपका रिपीटेबिलिटी आती है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी आती है। सो एमएसए सिस्टम में कितने टाइप के मेजरमेंट सिस्टम एरर्स हुए, दो टाइप्स के। कौन कौन से, लोकेशन एंड स्प्रेड।
अब लोकेशन में कितने टाइप्स के एरर आते हैं? वन इज बायस, वन इज लीनियरिटी, वन इज स्टेबिलिटी। स्प्रेड में कौन कौन से एरर आते हैं? वन इज रिपीटेबिलिटी एंड वन इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी। चलिए इनको भी आगे चल के समझते हैं क्या होता है बायस। सो बायस बेसिकली आपका होता है डिफरेंस इन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। सो आप जो भी वैल्यू मेजर करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट से, वो वैल्यूज आपके मीन से कितनी दूरी पे हैं, मतलब आपके बेसिकली इंस्ट्रूमेंट में एरर को बताती हैं बायस। जैसे कि मान लीजिए आप एक वर्नी कैलिपर का बायस चेक कर रहे हैं 10 mm पे। सो 10 mm पे मास्टर क्या लेंगे आप? स्लिप गेज लेंगे, ठीक है। सो स्लिप गेज का 10 mm क्या होगा? 10 mm आपका ट्रू वैल्यू हो गया। अब आपने उस इंस्ट्रूमेंट से कुछ चेक किया, स्लिप गेज को मास्टर को चेक किया, मान लीजिए आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है 10.12 आ रही है, तो फॉर्मूले के हिसाब से 10.12 माइनस 10 mm इक्वल टू 0.12 mm आपका क्या हो गया? बायस हो गया। सो बायस पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। सो बायस पॉजिटिव भी हो सकता है, बायस नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब कि मान लीजिए आपने कोई पार्ट चेक किया जिसमें कि 10 mm आना चाहिए था, लेकिन आपके यहाँ आ रहा है 10.12 mm। सो 0.12 क्या है? एरर है। तो एक्चुअल एरर में से 0.12 को माइनस करना होता है। तो बायस जो होता है, अगर बायस पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वैल्यू को ऑब्जर्व्ड वैल्यू में माइनस किया जाता है। अगर बायस नेगेटिव हो तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू में प्लस किया जाता है। देखिए एक्चुअली प्रोसेस में हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है बायस, क्योंकि आप एक दिन में मे बी मोर देन 100 टाइम्स रीडिंग्स लेते होंगे अपने प्रोसेस में। सो हर रीडिंग के लिए आप अगर बायस पॉजिटिव है तो माइनस नहीं करते बैठोगे, बायस नेगेटिव है तो प्लस नहीं करते बैठोगे, राइट। सो इसके लिए एक अलग कंडीशंस आता है जो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल की कंडीशंस आता है। सो अगर उसको आपको समझना है कि बायस को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, बायस कैसे निकालते हैं और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कैरेक्टर क्या है, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में अपना मेल आईडी दे सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे अलग से एक टेस्ट मटेरियल भेज दूंगा। लीनियरिटी क्या होता है? डिफरेंस इन बायस ओवर एन ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द इक्विपमेंट। सो लीनियरिटी में क्या होता है? लीनियरिटी बेसिकली बायस ही होती है, लेकिन बायस में क्या होता है? आपका एक ही वैल्यू, जैसे कि हमने वर्नी कैलिपर को लिया था 10 mm पे चेक किया था बायस में। सो अब मान लीजिए आपका ये इंस्ट्रूमेंट है 150 mm तक है। सो आप 10 mm पे भी चेक करोगे बायस, 20 पे चेक करोगे, 30 mm पे चेक करोगे, 40 mm पे, 50 mm पे, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150। सो ऐसे पूरे ऑपरेटिंग रेंज जहां तक इंस्ट्रूमेंट जहां से चेक होना है स्टार्ट से एंड तक, सभी जगह पे आप जो बायस चेक करोगे, सो वो क्या हो जाएगा? वो बायस चेंज हो जाएगा लीनियरिटी। बायस आप एक पर्टिकुलर डायमेंशन पे चेक कर रहे हो, लेकिन लीनियरिटी आप पूरा ऑपरेटिंग रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे चेक कर रहे हो, ठीक है। सो बायस क्या हो गया आपका? एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे, और आपका लीनियरिटी क्या होगा? पूरा ऑपरेटिंग रेंज ऑफ इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट पे। नेक्स्ट आते हैं स्टेबिलिटी पे। सो स्टेबिलिटी क्या होता है? बेसिकली आपने देखा हो जब न्यू इंस्ट्रूमेंट आता है तो बढ़िया अच्छी तरीके से काम करता है। आपको क्वालिटी इंस्पेक्टर्स हुए, क्वालिटी इंजीनियर्स हो, उनको इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने में भी बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब आमतौर पे कई बार इंस्ट्रूमेंट जब प्रोडक्शन लाइन पे चल रहा होता है तो प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मेंटेनेंस सुपरवाइजर भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर लेते हैं। सो कई बार क्या होता है कि जब वो प्रोडक्शन इंजीनियर्स या कोई ऑपरेटर उसको यूज़ करता है तो गलती से वो गिर भी जाते हैं। सो जैसे ही वो गिर जाते हैं तो उसमें एरर्स आ जाता है। सो स्टेबिलिटी क्या होती है? चेंज इन द वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो आपको अपना स्टेबिलिटी, इंस्ट्रूमेंट की स्टेबिलिटी को कैलकुलेट करना चाहिए। ये देखिए मैनुअल में क्लियरली मेंशन है कि बायस लीनियरिटी स्टेबिलिटी ये को भी कैलकुलेट करना चाहिए। जनरली मोस्ट ऑफ कंपनीज में, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ गेज R&R स्टडी करके ख़त्म कर देते हैं, बट ये तीनों रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी हैं। स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी आपका कंट्रोल चार्ट से पता चलेगा आपको कि आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेबल है या नहीं। सो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी आप कंट्रोल चार्ट में अभी वैल्यू चेक कर सकते हो UCL LCL की,
और नेक्स्ट 6 महीने में या 1 साल जो भी फ्रीक्वेंसी आप डिफाइन करोगे उसमें आप उसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। अगर ग्राफ आपका चेंज हो रहा है इसका मतलब स्टेबल नहीं है, अगर ग्राफ आपका कंसिस्टेंट है, विद इन स्प्रेड है, तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट इज स्टेबल, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट आगे, रिपीटेबिलिटी। सो रिपीटेबिलिटी क्या होता है? आपका जो गेज आर एंड आर का एक पार्ट होता है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी इज द वेरिएशन इन मेजरमेंट ऑब्टेन विद वन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट व्हेन यूज्ड सेवरल टाइम्स बाय वन अप्रेजल व्हाइल मेजरिंग द आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑन द सेम पार्ट्स। सो रिपीटेबिलिटी में क्या होता है? एक ही इंस्ट्रूमेंट, एक ही ऑपरेटर एक ही सेम इंस्ट्रूमेंट को बार बार रिपीट करे। मान लीजिए कि यहाँ पे विवान नाम का एक ऑपरेटर है, और विवान नाम के ऑपरेटर को क्या करना है? एक ही पार्ट को एक ही इंस्ट्रूमेंट से 3 बार चेक करना है। जैसे एक बार चेक कर लिया, दूसरी बार चेक कर लिया और तीसरी बार चेक कर लिया। सो 3 अलग अलग रीडिंग्स लिए, उसके बीच में क्या वेरिएशन है वो होता है रिपीटेबिलिटी। मतलब इंस्ट्रूमेंट सेम होगा, आपका पार्ट सेम होगा, आप क्या रीडिंग्स को चेंज कर रहे हो, वो होता है रिपीटेबिलिटी। राइट। अब रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है? जैसे कि आप नॉर्मली हम जानते हैं कि 3 शिफ्ट होते हैं, तो 3 शिफ्टों में रिप्रोड्यूसिबिलिटी अलग अलग ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि ए शिफ्ट में एक अलग ऑपरेटर है, बी में अलग ऑपरेटर है, सी में अलग ऑपरेटर है। सो तीनों के रीडिंग्स में जो वेरिएशन का जो डिफरेंस है वो होगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी। The variation in the average of measurements made by different appraisals using the same measuring instrument when measuring the identical characteristic on the same part. So आप देखेंगे A, B, C नाम 3 अप्रेजल हैं, तीनों जो भी इंस्पेक्शन चेक कर रहे हैं, तीनों का जो डिफरेंस है वो आपका रिप्रोड्यूसिबिलिटी हुआ। सो ऐसे गेज आर एंड आर क्या हो गया? गेज आर एंड आर इज द सम ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है। सो गेज आर एंड आर क्या हो गया? सम ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जिसमें आपका रिपीटेबिलिटी आएगा। रिपीटेबिलिटी आपका ये ईवी से आ जाता है, जो कि इक्विपमेंट वेरिएशन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है आर डबल बार इंटू में K1। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक्स डबल बार डिफरेंस इंटू K2 स्क्वायर माइनस EV डिवाइड बाय NR। एंड रिपीटेबिलिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ EV स्क्वायर प्लस AV स्क्वायर। सो गेज आर एंड आर का परसेंटेज निकालने के लिए हमें गेज आर एंड आर की जो वैल्यू यहाँ पे आई है उसको टोटल वेरिएशन से डिवाइड करना है और 100 से इंटू कर देना है। सो गेज एंड आर आपका, आप सबको पता होगा, लेस देन 10% एक्सेप्टेबल होता है। अगर वो 10% से 30% हो, इसका मतलब उस केस में आपको कस्टमर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी, कस्टमर अप्रूव करेगा। अगर आपका गेज आर एंड आर 30% से ज़्यादा है तो उस केस में आपका मेजरमेंट सिस्टम कैपेबल नहीं है। सो गेज आर एंड आर आपका कितना होना चाहिए? लेस देन 10% होना चाहिए। अगर आपको ये शीट की रिक्वायरमेंट हो, कैसे ये कैलकुलेशन आती हैं, देखिए ये बहुत सिंपल शीट है। ये जस्ट आपको एक्सेल शीट में डाटा को इनपुट करना है और आपका ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर आ जाएगा। सो अगर शीट की रिक्वायरमेंट हो, आपको शीट चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए अपना ईमेल आईडी, मैं आपको ट्राई करूँगा भेजने का। सो गेज आर एंड आर आपका 10% से कम होना चाहिए। प्लीज़ आप एक बार अपनी लाइफ में एक बार एटलीस्ट गेज आर एंड आर रियल में कीजिए। सो गेज आर एंड आर करने के लिए क्या होना चाहिए? गेज आर एंड आर करने के लिए आपके पास 10 पार्ट होने चाहिए, और एक ही 10 पार्ट में आपको एक ही डायमेंशन को मेजर करना है, और 10 के 10 पार्ट आपको 3 बार मेजर करने हैं। 3 अलग अलग ऑपरेटर होने चाहिए। ऑपरेटर को पता नहीं होना चाहिए कौन सा पार्ट 1 पे है, कौन सा पार्ट सेकंड है, कौन सा पार्ट 10th है, राइट। सो आपको वो अलग से मार्किंग करनी है जो कि सुपरवाइज़र के पास ही हो। नॉर्मली देखिए, मैंने जो MSA किया है, जिसमें काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन के साथ किया है, वो MSA जो आया था मेरा अराउंड 15% आया था। सो MSA 10% इज़ नॉट एन जॉक, ईजी नहीं है वो लाना। अगर MSA नहीं आ रहा है आपका 10% से ज़्यादा ही आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट है, इम्प्रूवमेंट्स, काइजन्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। इसके अलावा जैसे ही ये गेज आर एंड आर आ जाएगा, इसके ऊपर आपको ग्राफ को प्लॉट करना है। ये इम्पोर्टेंट है। ग्राफ में जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपका जो USL और LSL की जो
ग्राफ है उससे आपका अबाव होना चाहिए। जो ग्राफ की आप प्लॉट्स देखोगे आप, ये आपका यूसीएल एलसीएल से ऊपर आएगा, इसका मतलब आपका प्रोसेस वेरिएशन को कैप्चर कर रहा है। अगर आपका यूसीएल एलसीएल के अंदर आपका ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब वो ग्राफ गलत है। ठीक है। इसके अंदर एक और आता है गेज आर एंड आर 10% से कम के अलावा एनडीसी 10%, एनडीसी 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए। एनडीसी क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी। एनडीसी 5 या 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, एनडीसी इक्वल्स टू 1। एनडीसी क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी। ठीक है। तो अब मैं इसको आपको बताऊंगा कि एनडीसी क्या होता है। एनडीसी देखिए 1 है, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने एक डायमेंशन चेक की जिसका एमएसए 10 ± 0.1 था, जिसमें एनडीसी 1 है। इसका मतलब सारी वैल्यू आपकी 1 ही, एक ही है, मतलब या तो सारी वैल्यू ओके है या सारी वैल्यू एनजी है, राइट। सो ये होता है एनडीसी 1। अब चलते हैं एनडीसी 2। एनडीसी 2, ठीक है। तो एनडीसी 2 क्या होगा, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा एनडीसी 2। एनडीसी 2 मतलब कि आपकी कुछ आधी वैल्यू ओके है, आधी वैल्यू एनजी हैं। अब इसी को मैं यहाँ पे एनडीसी 3 कर देता हूँ। एनडीसी 3 में आप देखेंगे 33% आपकी वैल्यू ओके हैं, 33 नॉट ओके हैं, और 33 का कुछ पता ही नहीं है। ऐसे ही मैं इसको एनडीसी इक्वल टू 4 करता हूँ, राइट। NDC इक्वल टू 4 और NDC इक्वल टू 5 करता हूं। NDC, अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ हिस्टोग्राम टाइप का चार्ट बनता है, जो कि ऐसे बेल शेव कर टाइप का बनता है। इसका मतलब अगर आपका NDC 5 है, मिनिमम 5 है, इसका मतलब आपका ±3 सिग्मा, मतलब कि 95% ऑफ डाटा आपका बिल्कुल सही है। इसीलिए NDC 5 मिनिमम मांगा जाता है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी हद तक आपको एमएसए के बारे में समझ में आया होगा, काफ़ी क्लियरिटी आई होगी। फिर भी स्टिल कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई पक्का करूँगा। चाहे तो आप अपना मेल आईडी दे सकते हैं, जिसमें मैं आपको कोई शीट, कोई आपके लिए मैनुअल्स की ज़रूरत हो आपको, मैं आपको प्रोवाइड करूँ, राइट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीजिए मेरा चैनल, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस आपको पता चल सके। थैंक यू जी सबको। बाय बाय, सी यू।